करना डू होता है, सभी को पता है, लेकिन करवाना क्या होता है नहीं पता है। लिखना राइट होता है, लेकिन लिखवाना क्या होता है आई होप नहीं पता होगा। पढ़ाना टीच होता है, लेकिन पढ़वाना क्या होता है आई होप नहीं पता होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी causative verbs. Causative verbs is very important for us because in spoken English they plays very important role. क्योंकि जो causative verb होती है इनके यूज की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी ये कहीं भी किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में, किसी भी सेंटेंसेस में ये यूज हो सकती हैं। सो अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना यूज हो सकता है तो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो आज हम कॉजेटिव वर्ब को कवर करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं मेक, कॉज, गेट, हैव, ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। कहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आई होप कि अगर आज आप इस वीडियो में इन तक बने रहेंगे दोस्तों, तो लास्ट तक आपको देखने के बाद कॉजेटिव वर्ब में 1% भी डाउट नहीं होगा। अभी तक आपको डाउट होता होगा कहां पर गेट, कहां पर हैव, कहां पर मेक, कहां पर कॉज का यूज करें, लेकिन आज के बाद आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि कहां पर हमें कॉज यूज करना है, कहां पर गेट यूज करना है, यानी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह 6 बजे आपको मिल सके और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कॉजेटिव वर्ब्स। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज कॉजेटिव वर्ब। व्हाट इज कॉजेटिव वर्ब, आखिर ये कॉजेटिव वर्ब होती क्या है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं। तो देखिए, ये कॉजेटिव वर्ब का यूज क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में हम खुद काम ना करके बल्कि किसी दूसरे से करवाते हैं, तो किसी दूसरे से करवाने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करते हैं उसे ही हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या गाइस, देखिए, जब कर्ता कोई काम खुद ना करके, यानी वो स्वयं ना करे बल्कि किसी दूसरे से करवाता है, तो किसी दूसरे से करवाने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह लिखती है तो खुद लिख रही है तो राइट का यूज करेंगे। वह लिखवा रही है, मतलब खुद नहीं लिख रही है, किसी से, बच्चों से या किसी से लिखवा रही है, तो लिखवाने के लिए हम जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारी कॉजेटिव वर्ब होगी। पढ़ाना तो आपको पता है, मैं पढ़ा रही हूं, तो पढ़ाना तो टीच होता है, लेकिन पढ़वाना, मैं बच्चों से पढ़वा रही हूं, तो अब बच्चों से पढ़वाने के लिए हम टीच का यूज नहीं करेंगे। पढ़वाने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करेंगे वो हमारी कौन सी वर्ब होगी, पॉजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि मैं खुद काम ना करके बल्कि किसी और से करवा रही हूं। मम्मी मुझसे बर्तन धुलवा रही हैं, खुद नहीं धुल रही हैं बल्कि मुझसे धुलवा रही हैं, तो अब यहाँ पर क्या वर्ब यूज होगी, पॉजिटिव वर्ब यूज होगी। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, जब कोई काम हम स्वयं या खुद ना करके बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति से करवाने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करते हैं उसे ही हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। और पॉजिटिव वर्ब में मेनली कौन कौन सी वर्ब आपको मिलती हैं, मेक मिलता है आपको, या आपको कॉज मिलता है, कॉज टू मिलता है मीन्स, या फिर आपको गेट मिलता है, या हैव मिलता है, और भी बहुत होती हैं जैसे लेट और कीप। तो इन सभी के यूज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन जो हमें होती है वो इन चारों में होती है कि हमें कहाँ यूज करना है। क्यों? क्योंकि चारों के जो स्ट्रक्चर होंगे, जो यूजिंग कंडीशन होगी, वो सारे डिफरेंस होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में आज समझने वाले हैं मेक, कॉज टू और गेट और हैव का यूज हम कहां पर करते हैं। तो देखिए, मेक, कॉज टू या गेट या हैव। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो दो हैं ये दो सिमिलियर हैं, मतलब एक जैसे यूज होती हैं, मेक और कॉज टू और गेट और हैव। अगर आपने गेट को समझ लिया तो हैव को समझ जाएंगे, मेक को समझ लिया तो कॉज को समझ जाएंगे। अब बात ये आती है कि हम कैसे इन्हें अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा, ऐसा आपको बताया जाता है कि अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वाइज का है तो मेक और कॉज टू का यूज करो, अगर पैसिव वाइज का है तो गेट या हैव का यूज करो। कहीं किसी ने आपको बताया होगा अगर आप कोई काम पैसा देकर करवाते हैं तो गेट हैव का यूज करना है, विदाउट मनी करवाते हैं तो मेक या कॉज का यूज करना है। तो आइए हम आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं। तो सारी बातें आपकी 100% सही है, वो अपना अपना समझाने का तरीका होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अगर सेंटेंस एक्टिव वाइज का होगा तो मेक या कॉज का यूज होगा, अगर सेंटेंस पैसिव वाइज का होगा तो गेट या हैव का यूज होगा।
तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। अगर सेंटेंस में से आया हो तो वो सेंटेंस पैसिव का होगा और वहां पर आप क्या यूज करेंगे, गेट या हैव का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस में से नहीं आया होगा तो वहां पर आप मेक या कॉज का यूज करेंगे। जैसे आपके सामने 4 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है उसने मुझे रुलाया। अब देखिए इसमें से आया है नहीं आया है, किससे होगा ये, मेक या कॉज से, किसी से भी कर सकते हैं। वह हमेशा तुम्हें हंसाता है, किससे आया है नहीं आया है, क्या लगेगा, मेक या कॉज लगेगा। वहीं आप थर्ड सेंटेंस में देखिए, मम्मी ने मुझसे एक पत्र लिखवाया, मुझसे एक पत्र लिखवाया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मैम ने कल यह पाठ तुमसे पढ़वाया से, तो ये भी पैसिव का है। यानी फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में हम मेक और कॉज का यूज करेंगे, जबकि हम थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में गेट या हैव का यूज करेंगे। ये पहला तरीका था समझने का। दूसरा तरीका लोग कहते हैं कि जब कोई काम हम पैसा देकर करवाते हैं तो वहां पर हम गेट या हैव का यूज करते हैं, विदाउट मनी करवाते हैं यानी जनरली ऐसे हो जाता है तो उसे हम मेक या कॉज का यूज करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। उसने मुझे रुलाया, तो क्या रुलाने का पैसा लिया जाता है, रुलाना एक ऐसा काम है जिसके लिए हम पैसा लेते नहीं ना, तो यहाँ पर गेट या हैव का यूज होगा। वह हमेशा तुम्हें हंसाता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम हंसाने का पैसा लेते कोई मेरे पास आए उससे हम हंसाएंगे, तो ये जनरली अपनी बातों से कुछ ऐसा जोक सुनाकर या कोई भी ऐसी बात करके जिससे वो हंस दे, तो यहाँ पर भी हम पैसे की बात नहीं करते। तो ये दोनों सेंटेंस किससे होगा, मेक या कॉज से होगा। जबकि देखिए आइए और सेंटेंस देखते हैं, मम्मी ने कल यह पाठ तुमसे पढ़वाया था। अब देखिए अगर यहाँ मम्मी ना होती कोई और भी चीज होता तो जनरली हम स्कूल में या किसी भी चीज में फीस दे करके या फिर किसी भी तरीके से हम वो काम करते हैं, तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो गेट या हैव में होगा। या फिर आपके सामने दूसरा एग्जांपल आ जाए, मैंने अपने बाल नाई से कटवाए, मैंने अपने बाल नाई से कटवाए, तो देखिए पहली बात तो से आ रहा है, ये पैसे वाला लॉजिक जो है वो बहुत 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन नाई से कटवा रहा है तो नाई से यानी से आया हुआ है तो गेट या हैव होगा। या फिर आप यहाँ पर ये लॉजिक ले सकते हैं कि नाई से कटवाने के लिए हमें पैसा देना होगा तो हम गेट या हैव का यूज करेंगे। तो ये अपना अपना तरीका है, लेकिन हम आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं कि जब आपके सेंटेंस में से आया होगा तो वहां पर आपको गेट या हैव का यूज करना होगा, और अगर ये नहीं आया होगा, से नहीं आए होंगे, तो वहां पर आपको मेक या फिर कॉज का यूज करना है। या फिर जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो और वर्ब दी गई हो, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे देखिए इस सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मेक या कॉज यूज करेंगे। जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, तो वहां पर गेट या हैव का यूज करना है। मतलब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दे दिया जाए तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, गेट या हैव। जैसे मम्मी ने मुझसे एक पत्र लिखवाया। गाइस ये जो एक पत्र आया हुआ है ये क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। यहाँ मैम ने कल यह पाठ क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब आपके सेंटेंस में आपको सब कुछ दिख जाए, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें सब कुछ है, सब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना कॉजेटिव वर्ब भी है और वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस आपका गेट या हैव से होगा। जबकि इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ सेंटेंस में दिया हो तो गेट या हैव, और अगर सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो वहां पर हम मेक या कॉज का यूज करेंगे। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस कंडीशन में हमें मेक या कॉज या फिर गेट या हैव का यूज करना है। लेकिन आइए इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हम मेक का स्ट्रक्चर। अगर आप मेक से सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, फिर आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का यूज आप मेक का करेंगे, यानी जो मेक होगी उसको आप मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी आपके सेंटेंस में लिविंग ऑब्जेक्ट होगा यानी पर्सन होगा। फिर आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज कर देना है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है या अदर वर्ड्स जो भी है उसे लिख देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर जो होगा उसे लिखेंगे।
अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब पर आ जाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब पर आएंगे। मेन वर्ब के रूप में आप किसका यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो मेक, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में या एनजी फॉर्म में तो आप मेक की फॉर्म को चेंज करते चले जाएंगे। फिर आपको क्या लिखना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो आपकी वर्ब होगी, आना जाना खाना पीना, उसे लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी आया होगा उसे लिख देंगे। अब कॉज का भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर कॉज वाले में आ जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यहां भी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब के लिए जहां पर आप मेक लिख रहे थे वहां पर आप कॉज का यूज कर देंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां भी लिखेंगे, लेकिन यहां पर जो आप वर्ब लगाएंगे उससे पहले आप टू का यूज कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी मेक और कॉज में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस इस बात का है कि यहां पर सिर्फ विदाउट टू का यूज होता है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज होगा, और यहां पर इन्फिनेटिव विद टू का यूज होगा। यानी मेक के साथ हम फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज करते हैं और कॉज के साथ हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बाकी सब कुछ आपका सेम होगा। तो ये है हमारे मेक और कॉज के स्ट्रक्चर, यानी कैसे हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है गेट या हैव। तो गेट हैव के सेंटेंस को देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करेंगे, ठीक है कर देंगे। फिर आपको क्या करना है? मेन वर्ब लिखना होगा। जो मेन वर्ब आपकी आएगी वो क्या आएगी? गेट या हैव। गेट या हैव दो में से आप किसी भी मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? गेट या हैव का यूज करेंगे। मेन वर्ब की तरह जो फॉर्म लगती होगी मेन वर्ब की वही आप गेट या हैव की यूज करेंगे। फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिया गया होगा सेंटेंस में, पर्सन नहीं, नॉन लिविंग दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक पत्र आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया है? यह पाठ आया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा। फिर आप क्या लिखेंगे? वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गेट और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और फिर आप क्या करेंगे? बाई लगाएंगे, और फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी दिया गया होगा उसे आप लिख देंगे। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट रूप में आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, तो आप उसे लिख देंगे। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, उसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे। गेट या हैव का यूज आप करेंगे, गेट या हैव का यूज करेंगे आप मेन वर्ब की तरह। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये इनडायरेक्ट रूप से काम कर रहा होगा, मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव में जाकर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गेट और हैव का स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंस है, यहाँ पर पूरी तरीके से बदला हुआ है। देखिए यहाँ पर गेट या हैव थर्ड फॉर्म लगती है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेक कॉज का है। तो आई होप ये कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं, कहां पर हमें यूज करना है, इनके स्ट्रक्चर यानी इनके सेंटेंसेस को हमें कैसे फ्रेम करना है, आपको सभी लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे रुलाया। तो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमने लिखा उसने, उसने। अब क्या लिखना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट हम मेन वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब लिखना है मेक को। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट हमें मेन वर्ब मेक को लिखना है। और वहां पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में लिखी जाती है। तो मेक की सेकेंड फॉर्म मेड। फिर क्या यूज होगा? फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है क्या? मुझे, मी। रुलाना फर्स्ट फॉर्म में वीप, ही मेड मी वीप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसे हम कॉज टू से भी करते हैं। तो देखिए कॉज टू से भी क्या हो जाएगा? ही। ही के बाद क्या करना है? कॉज्ड, सेकेंड फॉर्म, फिर मी लिखना है। अंतर क्या होगा? टू वीप हो जाएगा बस।
तो मैं आल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मेक और कॉज में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर टू वीप है और यहाँ पर सिर्फ वीप है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट, वह हमेशा तुम्हें हंसाता है, वह हमेशा तुम्हें हंसाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट डिफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, हंसाता है मीन्स ही, फिर क्या लिखना है, नहीं है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब पर आ जाए, हंसाता है तो ही मेक्स, हमेशा, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज मेक्स यूज होगा क्योंकि ही के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म, ही ऑलवेज मेक्स। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तुम्हें, मुझे नहीं तुम्हें है, सॉरी, ही ऑलवेज मेक्स यू, हंसाता है, लाफ, ही ऑलवेज मेक्स यू लाफ। और अगर इसे हम कॉज टू से करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, ही always causes you to laugh। बस यहाँ पर टू लाफ है और यहाँ पर सिर्फ लाफ है। तो आई होप कि आपको ये मेक और कॉज के सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो इसे हमें गेट या हैव से करना है। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है मम्मी, तो क्या हो जाएगा, मदर। फिर मदर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज या हैव। फिर क्या लिखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, गेट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो गॉट हमने कर दिया, मदर हैज गॉट। फिर क्या लिखना है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक पत्र, अ लेटर। फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की यूज करना है, लिखना। फिर बाई यूज करना है और उसके बाद क्या है, मुझसे, बाई मी। बहुत ही सिंपल है गाइस, बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है और समझना है। अब अगर इसे आप हैव से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मदर हैज। वर्ब थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है, मदर हैज हैड अ लेटर रिटन बाई मी। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट सेंटेंस हमारा है, लास्ट हमारा सेंटेंस है कि मैम ने कल यह पाठ तुमसे पढ़वाया था, मैम ने कल यह पाठ तुमसे पढ़वाया था। सो फर्स्ट, पढ़वाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं, मैम। सेकेंड फॉर्म यूज होती है तो गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, और अगर हैव से करेंगे तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड हो जाएगा, मैम गॉट या मैम हैड। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है यह पाठ, मैम हैड या गॉट दिस लेसन, मैम गॉट और हैड दिस लेसन, पढ़वाया, पढ़वाना थर्ड फॉर्म में लिखना है तो थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, रेड। अब क्या लिखना है आपको, बाई का यूज करना है, बाई। फिर मैम ने कल यह पाठ तुमसे, तो बाई यू हो जाएगा, और कल भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो यस्टरडे। देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी नहीं होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब वहां सेकंड फॉर्म में, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और हैव की सेकंड फॉर्म हैड।
फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो दिस लेसन। वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी है, पढ़ना रीड होता है तो पढ़वाना के लिए भी हम रीड का यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमने कॉजेटिव वर्ब यूज किया है। तो थर्ड फॉर्म में रेड हो गया, प्लस बाई का यूज करेंगे। फिर जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तुमसे आया है तो बाई यू हो गया, और कल आया है तो यस्टरडे हो गया। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इन सारे सेंटेंसेस को हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आज हमने कॉजेटिव वर्ब मेक, कॉज, टू, गेट और हैव को समझा है। आई होप कि आपको हर ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू जोश के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।